नमस्कार। मैं गोपाल कृष्ण पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। ई लेक्चर्स की इस सीरीज़ में हम भारतीय संविधान से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है भारतीय संविधान की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान वेत्ताओं ने संविधानों को मुख्यतः दो वर्गों में वर्गीकृत किया है। संघात्मक संविधान यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और एकात्मक संविधान यानी यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। एकात्मक संविधान ऐसा संविधान है जिसमें सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित होती है, जो प्राय केंद्रीय सरकार होती है। प्रांतों को केंद्र के अधीन रहना पड़ता है। और संघात्मक संविधान यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा संविधान जिसमें शक्तियों का केंद्र और राज्यों में विभाजन रहता है और दोनों सरकारें यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौम होती है और स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो संघात्मक संविधान जो है वो संघीय सिद्धांत पर आधारित है। तो अब हम देखते हैं कि संघीय सिद्धांत क्या है। प्रोफेसर वियर के अनुसार संघीय सिद्धांत में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है और यह विभाजन ऐसी रीति से किया जाता है जिससे प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में पूर्णतया स्वतंत्र होती है और साथ ही साथ एक दूसरे के सहयोगी होती है, ना कि एक दूसरे के अधीन होती है। संघात्मक संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है अमेरिकी संविधान यानी यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। यह संघीय यानी केंद्र और प्रांतीय दो सरकारों की स्थापना करता है। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौम होती है और उनकी शक्तियों का विभाजन रहता है। इस प्रकार संघीय सिद्धांत का सार है स्वतंत्रता एवं समन्वयकारिता। तो किस संविधान को संघीय संविधान कहा जाएगा? संघात्मक संविधान के कुछ आवश्यक तत्व हैं। ये तत्व प्रमुख रूप से जिस संविधान में पाए जाते हैं उसे संघात्मक संविधान कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि संघात्मक संविधान के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहला तत्व है जो संघात्मक संविधान के लिए आवश्यक है, शक्तियों का विभाजन। संघात्मक संविधान में केंद्र और प्रांत में शक्तियों का विभाजन होता है और यह विभाजन संविधान द्वारा ही कर दिया जाता है। प्रत्येक सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौम यानी सुप्रीम होती है और एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करती है, ना ही एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों में अतिक्रमण करती है। दूसरा प्रमुख आवश्यक तत्व है संविधान की सर्वोपरिता। संघात्मक संविधान की प्रमुख विशेषता है कि ऐसे संविधान में संविधान सर्वोपरि होता है। सरकार के तीनों अंग यथा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनका स्रोत संविधान ही होता है। इन अंगों का स्वरूप, गठन, शक्तियाँ, अधिकार क्षेत्र, दायित्व, सीमाएं, निर्बंधन आदि सभी संविधान द्वारा ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। तीसरा प्रमुख आवश्यक तत्व है लिखित संविधान। संघात्मक संविधान आवश्यक रूप से लिखित होता है
संघ राज्य की स्थापना एक लिखित संविदा द्वारा होती है, जिसमें संघ में शामिल होने वाली इकाइयाँ यानी प्रांत कुछ शर्तों के आधार पर ही संघ में शामिल होते हैं। इन शर्तों का लिखित होना आवश्यक है। अगर ये लिखित नहीं होंगी तो संविधान की सर्वोपरिता अक्षुण्ण रखना संभव नहीं हो पाएगा। चौथा आवश्यक तत्व है संविधान की अपरिवर्तनशीलता। लिखित संविधान स्वाभाविक रूप से अनम्य होता है। संविधान की नम्यता और अनम्यता यानी सरलता और कठोरता संविधान के संशोधन किए जाने की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। अनम्य संविधान संघात्मक संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। अगला आवश्यक तत्व है न्यायपालिका का प्राधिकार। संघात्मक संविधान में लिखित रूप में केंद्र और प्रांत की शक्तियों का विभाजन रहता है। तो लिखित प्रावधानों का अपने अपने पक्ष में निर्वचन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कर सकती हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर उनके मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवादों का निराकरण करने के लिए और उस पर निर्णय देने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना भी संघात्मक संविधान का अनिवार्य लक्षण है। अब हम देखें कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। भारतीय संविधान की प्रकृति को लेकर संविधान विशेषज्ञों में काफ़ी मतभेद रहा है। संविधान निर्माताओं के अनुसार हमारा संविधान एक संघात्मक संविधान है, जबकि कुछ संविधान विशेषज्ञ ये नहीं मानते हैं। ऐसे संविधान विशेषज्ञ जो हमारे संविधान को संघात्मक मानने के विपक्ष में है, उनमें प्रोफेसर वियर और प्रोफेसर जेनिंग्स प्रमुख है। प्रोफेसर वियर जो हैं वो भारतीय संविधान को एक अर्धसंघीय यानी क्वासी फेडरल संविधान मानते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय संविधान एक ऐसा एकात्मक राज्य है जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में है, ना कि एक संघात्मक राज्य जिसमें एकात्मक तत्व सहायक रूप में कहे जा सकते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर जेनिंग्स ने कहा है भारतीय संविधान के विषय में कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की प्रबल प्रवृत्ति है। ए फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। हमारे संविधान के संघात्मक संविधान होने के आलोचना करने वाले संविधान विशेषज्ञ अपने तर्क के पक्ष में संविधान के जिन उपबंधों को लक्षित करते हैं वो इस प्रकार हैं। राज्यपाल की नियुक्ति। आलोचकगण यह तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति और उसका पद पर बने रहना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत निर्भर करता है। वह राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है। विधेयक उसकी अनुमति के बिना अधिनियम नहीं बन सकता है। वह विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ प्रेषित कर सकता है। कुछ मामलों में उसे विवेकाधिकार भी प्राप्त है। ये सारी व्यवस्थाएं संघीय सिद्धांत के प्रतिकूल है और इससे राज्यों की स्वायत्तता को आघात पहुंचता है। वास्तव में देखा जाए तो ये आरोप उचित नहीं है, क्योंकि राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख है।
जो मंत्रिमंडल के परामर्श से ही कार्य करता है। ऐसे उदाहरण नगण्य ही हैं जब राज्यपाल ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया हो। दूसरा तर्क आलोचकगण ये प्रस्तुत करते हैं कि राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 यह प्रावधान करता है कि यदि राज्यसभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा यह घोषित कर दे कि राष्ट्रहित में ये जरूरी है कि संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाए, तो संसद द्वारा उस विषय या विषयों पर विधि बनाने का कानूनी अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। परंतु यथार्थ स्थिति में देखा जाए तो ये संभव है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का बन सकता है। राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषय पर केंद्र सरकार यानी संसद ही कानून बना सकती है और पूरे देश में लागू होने वाली संसद द्वारा बनाई गई ऐसी विधि के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक हो जाता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने दूरदर्शिता अपनाते हुए इस उपबंध में ऐसी सरल व्यवस्था की है जिस प्रक्रिया को अपनाकर संविधान निर्माता इस सरल व्यवस्था को संविधान में उल्लेखित किया है कि संविधान संशोधन के बिना ही हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और केंद्र को उन राज्य सूची के विषयों पर जो राष्ट्रहित का रूप धारण कर लेते हैं विधि बनाने की शक्ति प्रदान की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि संसद राज्यसभा के सदस्यों की सहमति के द्वारा ही राज्य सूची के विषय पर विधि बनाती है और राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो राज्यों के प्रतिनिधि ही होते हैं। इस प्रकार संसद राज्यों की सहमति से ही राज्य सूची के विषय पर विधि बनाती है। तो इस संदर्भ में यह बात बेमानी हो जाती है कि ऐसा करने से राज्य केंद्र के अधीन हो जाते हैं। तीसरा तर्क इस प्रकार दिया जाता है कि अनुच्छेद 3 जो संसद को शक्ति प्रदान करता है कि संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकेगी। यह उपबंध आलोचक गणों के अनुसार राज्यों के अस्तित्व को ही केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर कर देता है और यह संघीय सिद्धांत के विपरीत है। किंतु संविधान निर्माताओं ने कुछ विशिष्ट कारणों से ही इस उपबंध को संविधान में समाविष्ट किया है। वे उन परिस्थितियों से अच्छी तरह अवगत थे जिनके फलस्वरूप राज्यों की स्थापना की गई थी और इस बात को भी भली भांति समझते थे कि भविष्य में इन राज्यों के सीमा क्षेत्रों में हेरफेर करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भविष्य में उठने वाली इस समस्या का समाधान करने की व्यवस्था पहले ही करना उचित समझा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा संविधान राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं देता है, अतः यह आलोचना भी उचित प्रतीत नहीं होती है। आलोचकगण अगला तर्क देते हैं कि भारतीय संविधान में
समाविष्ट आपात उपबंध संघात्मक सिद्धांत पर प्रहार करते हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंधों का प्रावधान है। पहला है अनुच्छेद 352। इस अनुच्छेद के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात का वर्णन किया गया है, जिसे राष्ट्रीय आपात भी कहते हैं। दूसरा है अनुच्छेद 356, जिसमें राज्यों में सांवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात का प्रावधान है। तीसरा है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। इसमें भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में आ जाए तो उससे उत्पन्न आपात। आपात घोषणा के द्वारा देश का संपूर्ण प्रशासन केंद्र में निहित हो जाता है और संसद पूरे देश के लिए कानून बनाने में सक्षम हो जाती है। राज्यों को केंद्र के निर्देशानुसार कार्य करना पड़ता है और उसी अनुसार प्रशासन चलाना होता है। इन उपबंधों के अनुसार हमारा संविधान एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। निश्चय ही इन उपबंधों से संविधान के संघीय ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु इससे संविधान के संघात्मक तत्व नष्ट नहीं हो जाते हैं, क्योंकि आपात उपबंध विशिष्ट परिस्थितियों में ही लागू होते हैं। ये हमारे संविधान का विशिष्ट गुण है। संकट काल में देश की सुरक्षा और एकता व अखंडता की रक्षा के लिए इन प्रावधानों का होना नितांत आवश्यक है। अब निष्कर्ष रूप में हम देखें तो हम ये पाएंगे कि भारत का संविधान अपने आप में एक अनूठा संविधान है। जैसा कि प्रोफेसर वियर ने भारतीय संविधान को एक अर्ध संघीय संविधान या क्वासी फेडरल संविधान कहकर संबोधित किया है, मगर स्वयं प्रोफेसर वियर स्वीकार करते हैं कि संघीय सिद्धांत के अपवाद हो सकते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का उदाहरण दिया है। 1787 से 1919 के बीच यूएसए के संविधान में ही संघीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अपवाद विद्यमान था। फिर भी वह 1787 से 1913 तक संघात्मक संविधान ही बना रहा। संघवाद की प्रकृति किसी देश की ऐतिहासिक विकास, उसकी भौगोलिक स्थिति और आवश्यकता पर निर्भर करती है। हर देश की परिस्थितियों के अनुसार संघवाद का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। किसी देश में इसका क्या स्वरूप होगा या कैसा स्वरूप अपनाया जाएगा, यह प्रत्येक देश की भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। अमेरिका में जिस स्वरूप का संघवाद लागू है, वैसा ही स्वरूप संघवाद का भारत के लिए अच्छा हो यह आवश्यक नहीं है। दोनों देशों की अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं और आवश्यकताएं भी अलग अलग हैं। उन्हीं के अनुसार संघवाद के सिद्धांत को संशोधित रूप में अपना लिया गया है। भारतीय संविधान में संघीय सिद्धांत को सैद्धांतिक रूप से ही नहीं वरन व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी अपनाया गया है। हमारे संवैधानिक प्रावधानों के कारण संविधान के संघात्मक तत्व नष्ट नहीं हो जाते हैं। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह निर्धारित किया है कि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है और संघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है। अतः संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि भारत का संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक है, न ही विशुद्ध एकात्मक, बल्कि यह दोनों का सम्मिश्रण है। यह अपने ढंग का एक अनोखा परिसंघ है और यह इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान करता है कि संघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश का हित सर्वोपरि है। थैंक यू।